नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट भर्ती के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, सी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए या अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो भी निःशुल्क। देखिएगा, मनोविज्ञान की क्लास नंबर 8 है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर इसके पहले की 7 क्लासें आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से थार्नडाइक का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। अब थार्नडाइक के सिद्धांत के बाद में दूसरा जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो है पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया है अपना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी जिसको हम कहते हैं, देखिए पूर्ण रूप से विस्तृत ज्ञान सहित, विस्तृत विवरण सहित हम इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक एक चीज़ को समझते हुए। इस चीज़ को अगर आपने अच्छी तरह से समझा, एक एक तथ्य को, तो मेरी ये गारंटी है कि भाई आपके इस सिद्धांत में से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता किसी भी भर्ती में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, नोट्स के माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो खुद के द्वारा नोट्स बनाए गए हैं उन्हीं नोट्स में से पढ़ाया जा रहा है। तो दूसरा जो ये सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि पहला सिद्धांत हमने थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि वाला पढ़ लिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया। आईपी पावलोव का पूरा नाम क्या है? इवान पत्रोविच पावलोव। इवान पत्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है साथियों, इवान पत्रोविच पावलोव। और 1904 में ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1904 में। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के ये रहने वाले थे। देखिए, अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी इसको कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, कंडीशन मतलब अनुबंधन, थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी के दो या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के दो बात एक ही होती है। देखिए, इसके जो अन्य नाम हैं, अन्य किन किन नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है, तो इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत की जगह इंग्लिश में नाम ये भी आ जाता है कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। किसको? पावलोव का जो सिद्धांत है इसको परंपरागत मतलब पहले से, प्राचीन मतलब वही पहले वाला जो सिद्धांत है। तो सबसे पहले यही सिद्धांत अनुबंधन के क्षेत्र में आया था। इसको प्राचीन अनुबंधन भी कहते हैं, परंपरागत अनुबंधन भी कहते हैं। अगला जो इसका नाम है वो है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध का मतलब यहाँ पर कंडीशन से लिया जाता है साथियों, और प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्स से लिया जाता है। तो इसको संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला जो इसका नाम लिख रखा है वो है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित अनुक्रिया मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी ही इंग्लिश में इसको हम कहेंगे, क्योंकि अनुबंधित के दो, संबद्ध के दो बात एक ही होती है। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5वें नंबर का एस अनुबंधन का सिद्धांत। टाइप एस कंडीशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? पावलोव के द्वारा। ये नाम वर्तमान में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। एस कंडीशन थ्योरी किसकी है? पावलोव की है साथियों। नेक्स्ट, छठा है उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखो, अगर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पूछे तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो भाई थॉर्नडाइक ने, और उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत, तो उद्दीपन अनुबंधन का नाम आते ही आप किसको करोगे? फिर पावलोव को करोगे। 7वें नंबर का है पुरातन या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये 6-7 नाम लिखे हैं। ऊपर मुख्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सभी आपको याद रख लेने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, पावलोव ने 1904 में अपनी पुस्तक कंडीशन रिफ्लेक्स में अनुबंधन के इस प्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो भाई ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सिद्धांत पावलोव ने दिया है, 1904 में दिया है, रूस के रहने वाले थे। ये बातें तो हमने पहले कर ली थी, लेकिन यहाँ पर एक और नई चीज़ हमने क्या सीखी कि इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स इनकी पुस्तक का नाम था। उसमें अनुबंधन के सिद्धांत को दिया गया और ये अनुबंधन का प्रथम सिद्धांत है। तो अगर प्रश्न पूछे कि भाई अनुबंधन का प्रथम सिद्धांत कौन सा है, तो प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अनुबंधन का प्रथम सिद्धांत है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया?
पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कब प्रतिपादित किया गया? 1904 में। कौन सी पुस्तक में? कंडीशन रिफ्लेक्स में प्रतिपादित किया गया। क्लियर है यहाँ तक सभी के? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस वजह से, किस वजह से कि भाई इन्होंने सबसे पहले अनुबंधन के सिद्धांत को दिया था, अतः इनको अनुबंधन के पिता भी कहते हैं। किनको कहते हैं? पावलोव को। पावलोव को अनुबंधन के पिता भी कहा जाता है साथियों। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी? पावलोव के द्वारा ही की गई थी, क्योंकि भाई अनुबंधन का सबसे पहले अनुबंधन किसने दिया? अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। तो फिर अनुबंधन के गोचर की शुरुआत भी कौन करेगा? पावलोव करेगा। अनुबंधन के पिता भी किसको कहेंगे? पावलोव को ही कहेंगे साथियों। ये दोनों ही चीजें डायरेक्टली यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो इन दोनों को अच्छी तरह से आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पावलोव का मानना था, इन्होंने एक कथन कहा था। क्या कथन था इसका? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया कराई जा सकती है, किंतु इसके लिए अनुबंधन स्थापित करना होगा। समझना बात को कि जो भाई दो तरह के उद्दीपक होते हैं। उद्दीपक का मतलब क्या होता है ये तो आप सभी जानते हो। मैंने जब उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हमने थॉर्नडाइक का पढ़ा था, वहाँ उद्दीपक मांस का टुकड़ा था, सभी को पता है। उद्दीपक का मतलब है कि जिसे देख करके जिससे हम उत्तेजित होते हैं, एक तरह से यूं मान सकते हो। तो अस्वाभाविक हो उसके प्रति भी आप स्वाभाविक अनुक्रिया करा सकते हो। जैसे मान लीजिए वहां पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मांस का टुकड़ा रखा गया था बिल्ली का आगे, लेकिन मांस का टुकड़ा तो स्वाभाविक उद्दीपक है भाई। मांस के टुकड़े को बिल्ली खाती है तो वो स्वाभाविक है, लेकिन वहां पर कोई दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करके भी आप स्वाभाविक अनुक्रिया करवा सकते हो, ऐसा पावलोव का मानना था। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनुबंधन स्थापित करना होगा। तो अनुबंधन स्थापित कैसे किया जाता है, इस सिद्धांत में हम ये भी सीखेंगे, बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। आप उस चीज को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो कभी कंफ्यूजन होएगा ही नहीं साथियों, कभी भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली स्वाभाविक अनुक्रिया को ही अनुबंधित या अनुकूलित या संबद्ध अनुक्रिया कहते हैं। तीन नाम यहाँ पर देखें, अनुबंधित, अनुकूलित या संबद्ध अनुक्रिया कहते हैं। मतलब देख लीजिए, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, भाई स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, जैसे मांस को देख करके बाहर निकलने की कोशिश करना, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, इसको हम अनुबंधन नहीं कहेंगे साथियों। लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया, इसमें इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करवा दी, तो वो किसके कारण हुआ? वो अनुबंधन के कारण हुआ, और वो जो अनुक्रिया हुई उसको ही अनुबंधित, अनुकूलित या संबद्ध अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पावलोव का प्रयोग देखेंगे, इन्होंने कैसा प्रयोग किया था। मैं 3 बार या 2 बार इस पूरे प्रयोग को बताऊंगा, बहुत डिटेल से मैंने ये प्रयोग लिख रखा है, देख लीजिए अच्छी तरह से ये सारी चीजें। तो एक एक चीज को समझना, आप कैसे समझोगे। देखो पावलोव का प्रयोग किस पर किया गया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था साथियों। देखो पावलोव के सिद्धांत का रेखा चित्र वर्णन करें तो देखिएगा, 3 स्टेप में इन्होंने प्रयोग किया है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। हर जगह 3 स्टेप ही पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके, अलग अलग शॉर्ट नेम, जैसा कि अभी वर्तमान में प्रश्न पूछा भी गया था रीट भर्ती में, वहां से तो यहीं से प्रश्न आया था वो। देखो सबसे पहले इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया, उससे स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। उसके बाद में इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक दोनों को साथ में दिया, मतलब पहले अस्वाभाविक उद्दीपक दिया और उसके तुरंत बाद स्वाभाविक उद्दीपक दिया, तो उससे स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। इसके बाद में इन्होंने अनुबंधित उद्दीपक दिया, अनुबंधित उद्दीपक देने पर अनुबंधित अनुक्रिया हुई। अब यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होगी, लेकिन इसके तुरंत बाद आपके सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है साथियों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक एक चीज़। सबसे पहले ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग है। तो समझना बात को, कैसे समझोगे मित्रों, देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने भोजन दिया था कुत्ते को, कि कुत्ते के सामने इन्होंने क्या रखा? भोजन। तो भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। उससे लार का टपकना, कुत्ते के मुंह में लार आई, तो भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आई, तो ये क्या हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया। क्योंकि भोजन से लार आना ये कोई महान कार्य थोड़ी हुआ,
कोई किसी के भी आ सकती है। तो मतलब स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया पहले चरण में इन्होंने की। इसके बाद में इन्होंने घंटी और भोजन को कुछ निश्चित अंतराल में प्रस्तुत किया। तो घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, और भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। इससे वापस लार का आना हुआ। तो ये देखो, भोजन से लार का आना हुआ, यहाँ पर अनुबंधन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। घंटी से लार का आना हो जाए तो वही अनुबंधन हो जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर घंटी के बाद में क्या दिया जा रहा है? भोजन। तो यहाँ पर अनुबंधन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सर्वाधिक इसी चरण का प्रयोग किया जाता है। किस चरण का? द्वितीय चरण का सबसे जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबकी पहले घंटी बजाई, उसके 3 से 5 सेकंड बाद भोजन दिया, तो उससे लार का टपकना हुआ। तो यहाँ पर जो भोजन दे रहे हैं उससे ही लार का टपकना हो रहा है। लेकिन अनुबंधन स्थापित करने की कोशिश कौन से चरण में की जाती है? दूसरे चरण में की जाती है। मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी होती है और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन होता है। इससे जो लार का टपकना हो रहा है वो क्या हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर भी भोजन दिया जा रहा है, यहाँ पर भी स्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा है। फिर उन्होंने तीसरे नंबर पे क्या? सिर्फ घंटी बजाई। घंटी का मतलब यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक से लिया जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर अनुबंधन स्थापित हो चुका है जिससे लार का आना हुआ। तो लार का आना जो हुआ वो अनुबंधित अनुक्रिया होगी। मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर है घंटी, और लार का आना क्या हुआ? अनुबंधित अनुक्रिया। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं। यहाँ पर देखो, 1 2 3, 1 2 3 सारी चीजें एक है। स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। लार का टपकना, लार का टपकना, लार का टपकना, तीनों ही जगह लार का टपकना है। तो फिर यहाँ पर अनुबंधित अनुक्रिया क्यों लिखा और यहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया क्यों लिखा? इस सवाल का जवाब जिसने जान लिया उसने पूरे सिद्धांत को समझ लिया। समझ लेना एक बात वापिस देखिएगा, तीनों ही जगह लार का टपकना है, तीनों ही जगह स्वाभाविक अनुक्रिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो फिर इसमें चेंजेस क्यों हैं? तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पर भी भोजन से लार का आना हुआ, यहाँ पर भी भोजन से लार का आना हुआ, लेकिन यहाँ पर जो लार आ रही है वो सिर्फ किससे आ रही है? घंटी से। तो घंटी क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है, अनुबंधित उद्दीपक है। और जहां पर अनुबंधित उद्दीपक से अनुक्रिया होती है उस अनुक्रिया को हम स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम अनुबंधित अनुक्रिया कहेंगे साथियों। जैसे मान लीजिए आप कोई मास्टर जी है जो आपको कक्षा में बहुत पीटते थे, जैसे ही मास्टर जी आपको बाद में भी दिखे तो आपने तुरंत वहां से भाग जाने का निश्चय किया, तुरंत वहां से भाग गए। तो वो क्या है? अनुबंधन स्थापित हो रहा है कि वापस पीटेंगे। तो मतलब वो क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है, वो स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं कहेंगे उसको। तो सीधी सी चीज है, स्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक से होती है। अगर अनुबंधित उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया हो जाए जो स्वाभाविक उद्दीपक से हो, तो फिर उसको अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाएगा, न कि स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाएगा साथियों। तो क्लियर है? हालांकि ये चीज जरूर है कि सभी में लार का आना हुआ, लेकिन यहाँ 2 जगह तो स्वाभाविक आएगा क्योंकि यहाँ भोजन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ भोजन नहीं दिया जा रहा है फिर भी लार का आना हो रहा है। तो फिर यहाँ किससे लार का आना हो रहा है? घंटी से हो रहा है, इसलिए लार का आना क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो नीचे वीडियो में जरूर कमेंट करें कि समझ में आया या नहीं, क्योंकि इस चीज़ को समझाना अपने आप में एक तपस्या है। मतलब इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको किस प्रकार से समझ में आता है ये आपके ऊपर और मेरे बोलने के, मेरे समझाने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है मेरा तरीका आपको समझ में नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों। अभी पूरा नहीं हुआ। अब देखो, जो भोजन होता है उसको इंग्लिश में यूसीएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूसीएस। जो लार का टपकना भोजन से है वो कहलाएगा यूसीआर। क्या कहलाएगा? यूसीआर। अगर घंटी के बाद में भोजन दे रहे हैं तो घंटी होती है सीएस और भोजन होता है यूसीएस। इससे जो लार का आना हुआ, यहाँ पर भी भोजन दे रहे हैं ना, यूसीएस का मतलब भोजन से लिया जाता है, तो यूसीएस का मतलब भोजन से लिया जाता है। अगर यूसीएस से लार का आना हो रहा है तो वहां पर जो लार का आना है वो यूसीआर रहेगा। अब उसके बाद में घंटी को क्या कहते हैं साथियों? सीएस कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ घंटी बजाई जा रही है, तो नीचे क्या लिख दिया हमने? सीएस लिख दिया। तो सीएस से अगर लार का आना हो रहा है तो फिर वहां पर क्या आएगा? सीआर आएगा। तो यहाँ पर एक एक चीज को समझना, देखिएगा। यूसीएस मतलब भोजन, यूसीआर मतलब लार का टपकना। घंटी का मतलब सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, और भोजन का मतलब यूसीएस
यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है यूसीएस और सीएस, इसकी फुल फॉर्म भी अभी हम देख लेंगे। वापस नीचे घंटी हो रहा है तो घंटी का सीएस, और घंटी से अगर लार का आना हो रहा है तो सीआर। तो सीधी सी बात है, उद्दीपक अगर अनुबंधित है तो यू आगे नहीं लगेगा। उद्दीपक अगर अस्वाभाविक है, अनुबंधित है, तो आगे यू नहीं लगेगा। और अगर अनुक्रिया अनुबंधित है तो भी आगे यू नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर भोजन है, ये क्या है, स्वाभाविक है। जो चीज़ स्वाभाविक होती है उसके आगे यू लगा दिया जाता है। जैसे स्टिमुलस कहते हैं भोजन उद्दीपक को, तो भोजन या उद्दीपक का काम कर रहे हैं तो यू आगे लग गया यूसीएस। लार का टपकना भोजन से आ रहा है तो यूसीआर। सीएस घंटी क्या है, अस्वाभाविक है, इसलिए सीएस लिख दिया। और भोजन क्या है, भोजन स्वाभाविक है, इसलिए यूसीएस लिख दिया। तो जो चीज स्वाभाविक होती है उसके आगे यू लगा दिया जाता है साथियों। अब यूसीएस को यूएस भी कहते हैं और यूसीआर को यूआर भी कहते हैं। मतलब यूसीएस कह दो या यूएस कह दो, बात एक ही है। यूसीआर कह दो या यूआर कह दो, बात एक ही है। तो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा एक टिपिकल माना जा सकता है। देखो यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और यूएस का मतलब भी अनकंडीशनल स्टिमुलस ही होता है। तो मतलब यूसीएस कह दो या यूएस कह दो, बात एक ही होती है। यूसीएस या यूएस बात एक ही है। और यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स या यूआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यूसीआर कह दो या यूआर कह दो, बात एक ही होती है। फिर इसके बाद में सीएस, सीएस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस। तो सीएस यहाँ पर दो जगह है और सीआर कंडीशनल रेस्पॉन्स, सीआर यहाँ पर एक ही जगह होता है। तो हमेशा याद रखना, सीआर सिर्फ जो अंत में लार का आना होता है, सबसे अंत में, वो सीआर कहलाता है, और जो घंटी है वो सीएस है। तो मैं आपको वापस एक एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखो यूएस, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब अनकंडीशनल मतलब यहाँ पर अनानुबंधित, जिसको हम अनानुबंधित कहेंगे, सॉरी अस्वाभाविक नहीं कहेंगे, क्योंकि अस्वाभाविक तो क्या हो गया, घंटी हो गई। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब जो अनानुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित नहीं अनानुबंधित उद्दीपक है, वो होता है भोजन। और यूआर या यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मतलब अनानुबंधित अनुक्रिया, इसको कहा जाता है, लार का आना। फिर जो सीएस है कंडीशनल स्टिमुलस मतलब अनुबंधित अनुक्रिया, यूएस है अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन। तो इससे जो लार का आना हो रहा है वो हो रहा है यूआर। क्या हो रहा है, यूआर कह दो या यूसीआर कह दो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर इससे लार का आना भोजन के कारण हो रहा है, यूएस के कारण, यूसीएस के कारण, बात एक ही है। तो साथियों फिर हम उसको क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल मतलब अनुबंधित उद्दीपक। तो अनुबंधित उद्दीपक से यदि अनुक्रिया होती है तो कंडीशनल रेस्पॉन्स कहलाती है, मतलब अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगी साथियों, स्वाभाविक अनुक्रिया उसको नहीं कहेंगे। तो आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वापस मैं इस सारी चीज़ों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। एक बार वापस आप एक एक चीज़ को, अच्छा एक और बात बता दूं, ये जो मैंने लिख रखा है, जितने ये मैंने इस तरह से जमा के लिख रखा है, किसी में भी कहीं पर भी 0.1% भी त्रुटि नहीं है। मैं बता दूं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक होना चाहिए, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक नहीं होता, अस्वाभाविक उद्दीपक नहीं होता है साथियों, बल्कि अनानुबंधित उद्दीपक होता है, क्योंकि अस्वाभाविक उद्दीपक तो घंटी है। समझ रहे हो बात को, यूसीएस का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक नहीं होता है, और यूसीआर का मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया नहीं होती है। सीआर का मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया आप उसको कह सकते हो। तो इस चीज को समझ लेना थोड़ा सा, क्योंकि कमेंट जब आप करोगे मुझे पता है कि यही कमेंट आएगा कि सर समझ में नहीं आया। जिसको 20% समझ में आया, 30% आया, 50% समझ में आया, 100% आया, 90%, वो भी कमेंट में कर दो कि सर ये जो पैराग्राफ है ये हमें 30% से लेके 80, 90%, 100% तक जो समझ में आया वो जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस सिद्धांत को आप नीचे कमेंट करिए, उसी के अनुसार अगले वीडियो में पूरा सिद्धांत करा दूंगा।